A warm welcome to Miss Meeta Shetty, madam. Thank you. Uh, hi everybody, and thank you so much for the opportunity. Dhanashree, would you want to say something, or should I start? How do you want to take it? What we could do is, like what Deep said, and like you were introduced, we Uh, the market outlook first, and then we'll also talk about something new which is coming, the innovation. Probably that will be the flow of the conversation. परफेक्ट परफेक्ट आशीष आप मीता मैम को थोड़ा एडमिन बनाओ ना, को होस्ट बनाओ ना प्लीज, सो दैट शी कैन रन हर प्रेजेंटेशन. So Dhanashree, do you want to run presentation? We can I think talk I should have because it. I'm taking this from the mobile. Or we can just talk. I think that will be a more interactive. Let's make it more interactive, rather. All right, no problem. Sure. Dhanashree, how do you want it? Yeah, let's make it more interactive. We can go ahead that way then. Yeah. Sure. All right. So let me just, start off then. Basically, let me first give you a broad sense on markets and what are we thinking on markets. Mitali ma'am, Meeta ma'am, can I request you one thing? If you can just make it like Hindi plus English combination of both, that will be really helping out to the people. कि मतलब थोड़ा सा उनको सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए, मतलब चीजें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. बिल्कुल. Thank you, Meeta ma'am. I totally understand. Yeah. Thank you. So firstly on markets, and I'm sure सबके माइंड में ये सवाल है कि मार्केट्स बहुत ज्यादा करेक्ट हो गए हैं. इज देयर पैनिक, एंड क्या यहाँ से क्या लग रहा है, क्या और क्रैश होगा नहीं होगा. सो पहले उसको एड्रेस करते हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इनोवेशन. सो आई थिंक व्हेन आई लुक एट मार्केट्स, अभी यहाँ से जब एक महीना पहले हम देख रहे थे मार्केट्स, तो करीब 1200 रुपए का ईपीएस नंबर बैठ रहा था हमारा FY26 के लिए निफ्टी का, और उसके हिसाब से मार्केट करीब 22-23 टाइम के मल्टीपल पे चल रहा था. एंड क्लियरली वहां से लग रहा था कि ये मल्टीपल बहुत महंगे हैं और यहाँ से अपसाइड की जगह बहुत कम है. और हमें लग रहा था कि शायद मार्केट थोड़ा करेक्ट हो जाए तो बेटर होगा, एक वैल्यूएशन थोड़े रीजनेबल लेवल पे आएंगे, और फिर मार्केट टाइम करेक्ट हो जाए थोड़ा लंबे समय तक, 1-1.5 साल के लिए, तो शायद मार्केट थोड़ा सा वैल्यूएशन में रीजनेबल दिखने लगेगा. और अगर हम पिछला 5 साल का निफ्टी का मूव देखें, तो एक बार ऐसा हुआ था जब मार्केट एक्चुअली 1.5 साल के लिए कहीं नहीं गया था, जो वो था समय बिल्कुल फ्रॉम मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 टू ऑल द वे अप टू मार्च 23. तो वो 1.5 साल मार्केट कहीं नहीं जाने की वजह से वैल्यूएशन सस्ते लगने लग जाते हैं. बिकॉज जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि मैं 1200 रुपए के ईपीएस को वैल्यू कर रही हूँ आज निफ्टी के लिए. अगर मार्केट 6-8 महीने यहीं रह जाते हैं तो फिर हम 1300 रुपए, 1310, 1320 रुपए के ईपीएस को वैल्यू करने लगेंगे, बिकॉज मैं 1 साल और आगे बढ़ जाऊंगी. तो क्लियरली उस वजह से मार्केट थोड़ा सस्ता लगने लग जाता है उसके बाद. तो सिमिलर सिनेरियो हमें एक महीने पहले लग रहा था, और मार्केट अब जबकि 10% करेक्ट हो गए हैं, और अब मैं जब वो वैल्यूएशन का नंबर देख रही हूँ तो वो 22-23 नहीं है, बट अब 20 की तरफ आ गया है वो नंबर. बट 20 में भी ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत सस्ता लग रहा है. मार्केट जनरली सस्ता लगने लगता है जब वो एटलीस्ट 18 के आसपास का मल्टीपल पर आए. अब 18 आने के लिए या तो मार्केट को और 5-7% करेक्ट होना पड़ेगा, और या तो फिर शायद 6 महीने टाइम करेक्ट हो जाए मार्केट. तो हमारा वो ही व्यू बैठ रहा है कि देखो मार्केट में अब यहाँ से बहुत मेजर फॉल की जगह शायद कम है, टाइम करेक्शन का शायद माहौल ज्यादा बन रहा है. तो ये एक एक्यूमुलेशन फेज हम बोल सकते हैं मार्केट के लिए. इनफैक्ट हमारे लिए तो हम सोच रहे हैं कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह हो गया है, बिकॉज हमारा फंड लॉन्च हो रहा है, और करीब 1 महीने के बाद में प्रॉपर डिप्लॉयमेंट मेरा अग्रेसिवली चालू हो जाएगा. तो मेरे लिए तो एक एंट्री लेवल अच्छा हो जाएगा, वो मान के मैं चल रही हूँ. और ओवर अ पीरियड 3 साल के व्यू से ऑब्वियसली this should unfold into a good alpha for the investors. So coming back to the broader markets, we think market शायद ये रेंज में ही रहे थोड़ा टाइम. ये क्वार्टर के नंबर्स काफी वीक हैं, और इसके बाद वाला क्वार्टर भी थोड़ा सा वीक रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही हैं. तो आपको मार्केट शायद यही रेंज में दिखेगा. बट अगर आप 3 साल 5 साल के व्यू से मार्केट देख रहे हो, तो देन वी आर नॉट वरीड एट ऑल. एंड वी थिंक दैट इक्विटी में आपका लॉन्ग टर्म होराइजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे करेक्शंस यूजुअली आते हैं, और इन्हें अपॉर्चुनिटीज की तरह ही देखना चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि आप 3 से 5 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो. सो ब्रॉडली वही व्यू बैठ रहा है. नियर टर्म टाइम करेक्शन 3 to 5 year वी आर पॉजिटिव. In terms of what we like, private banks,
पावर सेक्टर एंड रूरल कंजम्पशन स्टोरी पे हम तीनों पे एक्चुअली काफी कंस्ट्रक्टिव हैं. हमें लग रहा है कि ये तीनों में ही आपको काफी यहाँ से 2-3 साल के व्यू से अगर आप सोच रहे हैं तो ये तीनों बकेट्स में काफी अपॉर्चुनिटीज मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं. और प्राइवेट बैंक्स और कंजम्पशन, रूरल कंजम्पशन वीक रहे हैं तो वैल्यूएशंस भी आपको काफी अट्रैक्टिव बेसिस पे मिल रहे हैं. पावर सेक्टर में रैली हुई है, उसके बावजूद हमें लग रहा है कि ये चलेगा बिकॉज अभी पहला ही साल है जब हमने मेजर खर्चा किया है पावर कैपेसिटीज पर. और जो हमारा एज अ कंट्री हमारा टारगेट है कि हम ऑलमोस्ट डबल करने वाले हैं अपनी कैपेसिटी इन द नेक्स्ट 6 years. तो ये 4-5 साल तक आपको काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलने की पॉसिबिलिटीज यहाँ बहुत हैं. तो इसी वजह से हमें वो सेक्टर भी अच्छा लग रहा है डिस्पाइट रैली हो गई है और वैल्यूएशन थोड़े पहले से हायर लेवल पर है. सो दैट्स अ ब्रॉडर थॉट ऑन मार्केट्स. मैं डिजिटल फंड और फार्मा फंड भी मैनेज करती हूँ, वो दोनों भी सेक्टर फंड्स हैं अपार्ट ऑफ द फोकस फंड जो मैं करती हूँ. तो पहले मैं ये डिजिटल और फार्मा पे भी थोड़ा व्यू दे दूंगी एंड देन आई विल टॉक अबाउट इनोवेशन. सो डिजिटल में मेरा व्यू ये है कि देखो लास्ट ईयर हैज बीन गुड. सेक्टर इटसेल्फ हैज गिवन सम 35% रिटर्न. वी ऑब्वियसली हैव we have been able to do a better job there as well. But अब ये रैली की वजह से वैल्यूएशन ऑन आईटी अगर मैं से बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट 30 टाइम्स की वैल्यूएशन पर आ गया है सेक्टर. सो आई थिंक दैट ये सेक्टर में अब थोड़ा सा होगा कि आपको शायद वैल्यूएशन में जगह नहीं है अब ऊपर जाने की, तो हो सकता है ये आपको एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखे इस सेक्टर में फॉर सम टाइम. सो नियर टर्म में इसका आउटलुक बहुत ग्रेट नहीं होगा मेरे हिसाब से. फार्मा सेक्टर का व्यू मेरा ऐसा है कि नियर टर्म में एक्चुअली सेक्टर बहुत अच्छा करना चाहिए बिकॉज ये एक सेक्टर है जहाँ पर री रेटिंग की जगह भी है आपके लिए. वैल्यूएशन में अभी थोड़ा और जा सकता है ऊपर, और इसमें अर्निंग्स की अपग्रेड यानी ईपीएस अपग्रेड्स की भी जगह बन रही है. तो ये दोनों रीजन से नियर टर्म में फार्मा ज्यादा बेटर लग रहा है आईटी के सामने. बट फ्रॉम अ 3-5 year व्यू आई थिंक आईटी एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है और वहाँ पे you can keep allocating as an SIP route for the future. Pharma में it's more near term tactical call I would say relatively. So that is what we are thinking. Let me jump into the innovation fund. So innovation fund में पहले तो ये है कि how are we defining innovation? Let me first start with that. So मेरे लिए जब मैं देख रही थी तो मुझे क्लियरली समझ में आया कि इनोवेशन 3 buckets में होता है. One is that it happens on the product side. Product यानी आप कोई भी चीज ले लो, as simple as your soap to your Vande Bharat experience or a car driving experience. Any product you see has gone changes and इसमें हर कुछ टाइम में changes होते रहते हैं for a better experience, for a better comfortable, seamless user experience. एंड इन टर्न कंपनी के लिए वो ज्यादा प्रॉफिटेबल बन जाता है क्योंकि प्रीमियम चार्ज करती है कंपनी उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए. सो प्रोडक्ट लेवल पे इनोवेशन सालों से हो रहे हैं और ये जर्नी हमेशा कंटिन्यू रहेगी. सेकेंड इनोवेशन होता है सर्विस लेवल पे. सर्विस लेवल पे बेसिकली आपका बैंक ट्रांजैक्शन से लेके आपका ऑल द वे अप टू योर फूड, ग्रोसरी, ऑनलाइन डिलीवरी, सब कुछ ही एक सर्विस लेवल इनोवेशन में वी आर क्लासिफाइंग. एंड ये भी चेंजेस ओवर अ पीरियड हो रहे हैं. कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जो पहले नहीं थे, जैसे ग्रोसरी डिलीवरी हमने नहीं सोचा था इस तरह से कभी फंक्शन करेगा, बट आज वो फंक्शन कर रहा है. और कुछ जैसे कि बैंक ट्रांजैक्शन धीरे धीरे बदलते ही गए हैं. पहले हम ब्रांचेस जाते थे, फिर हम एटीएम जाने लगे और अब हम कहीं भी नहीं जाते हैं. सो क्लियरली चेंजेस हर लेवल पे हो रहा है. कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं थे और कुछ चेंजेस हैं जो धीरे धीरे बदल ही रहे हैं विद एवरी पासिंग डे. सो प्रोडक्ट लेवल पे पहला इनोवेशन हम आइडेंटिफाई कर पाए थे, दूसरा सर्विस लेवल पे, और तीसरा इनोवेशन हमें लगता है कि बिजनेस मॉडल पे होता है जहाँ पे कंपनियां अपने आप को पूरा बदल देती हैं फॉर अ बेटर एंड अ स्ट्रॉन्गर ग्रोथ विजिबिलिटी इन फ्यूचर. इसमें फॉर एग्जांपल आई कैन से दैट कंपनीज लाइक देयर वाज अ ट्रैक्टर कंपनी एंड ट्रक कंपनी जिसने आज अपने आप को इतना बदल दिया है कि उसके आज एसयूवी कार्स बहुत तेजी से बिक रहे हैं मार्केट में, और उस कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को पूरा चेंज कर दिया है फॉर बेटर. और फॉर एग्जांपल एक ऑयल इंजन की कंपनी है जो पेट्रोल पंप पे आप ऑयल्स देखते रहोगे उसके ब्रांड्स के बहुत सारे. एंड ओवर अ पीरियड आपने देखा है कि वो कंपनी ने अब डेटा सेंटर कूलिंग सॉल्यूशंस में उसका अनाउंसमेंट किया है कि दे विल बी एंटरिंग, एंड दैट इज अ कंप्लीट चेंज इन व्हाट दे वर डूइंग एंड अब वो क्या करना चाह रहे हैं. और ये वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद ज्यादा ईवी आने के बाद ऑयल इंजन को यूज ना करे क्योंकि इंजन ही नहीं होता है इन गाड़ियों में.
तो क्लियरली उस कंपनी ने अपने आप को पूरा चेंज कर दिया है एंड इज गोइंग टुवर्ड अ डिफरेंट प्रोडक्ट, जो कि शायद 5 से 10 साल के बाद बहुत बड़ा प्रोडक्ट हो जाएगा उनके लिए। सो ये एक बिजनेस लेवल का इनोवेशन होता है जो हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि किस तरह से कंपनियों ने कुछ पिछले 10-15 सालों 20 सालों में किए हैं और आने वाले 15-20 सालों में भी, और ये मोर प्रोनाउंस होते जाएंगे। सो ये हमारा तरीका है हाउ आर वी आइडेंटिफाइंग इनोवेशन। कमिंग टू कि मैं इस फंड में कौन कौन से मतलब सेक्टर्स हैं और हम इसको किस तरह से डिफरेंशिएट कर पाएंगे हमारे दूसरे डिवर्सिफाइड फंड से। सो आई थिंक एक क्लियर डिफरेंशिएशन ये है हमारा कि हम कॉल आउट कर रहे हैं कि हम कहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो जैसे कुछ सेक्टर्स हैं कि मेटल्स हो गए, माइनिंग हो गया, पोर्ट हो गया, सीमेंट हो गया, जहाँ पे हमें लगता है कि इनोवेशन की स्कोप बहुत लिमिटेड है, तो हम वहां पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एंड दिस इज हाउ आई विल बी ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर डिवर्सिफाइड फंड। और जो इन्वेस्टेबल यूनिवर्स है मेरा, वो ऐसा नहीं है कि एक दो सेक्टर में ही सिर्फ खत्म हो रहा है। इट्स रनिंग अक्रॉस बैंक्स, इट्स कंजम्पशन, आईटी, फार्मा, ऑटो, केमिकल्स में भी जो ग्रीन केमिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, बैटरीज में जो ईवी बैटरी की तरफ जा रहे हैं, या फिर पावर में जो रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो हमारे लिए क्लासिफाई हो रहे हैं इस फंड में हम ले सकें। तो बोलने के लिए एक थीमेटिक फंड है, बट इसमें बहुत सारे सेक्टर क्लासिफाई होते हैं, क्वालिफाई होते हैं, और कुछ सेक्टर्स हैं जो नहीं होते हैं, जो जो मैंने समझाया आप लोगों को कि वहां पे हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो वो ब्रॉडली एक तरीका है हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट इनोवेशन एंड कौन से सेक्टर्स लार्जली क्लासिफाई होंगे नहीं होंगे। इन टर्म्स ऑफ ये फंड कैसा दिखेगा, सो रफली 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो होगा, और लार्ज एंड मिड स्मॉल का ब्रेकअप रफली ऐसा होगा कि लार्ज 50% होगा 50-50, एंड बाकी का मिड और स्मॉल में ये वी विल बी एबल टू डिप्लॉय। एंड इसमें बड़े सेक्टर्स में बैंक्स, कंजम्पशन, ऑटो, ये सारे बड़े सेक्टर्स में एलोकेशन शायद 15 से 20% के रेंज में होने की पॉसिबिलिटी है, डिपेंडिंग ऑन एग्जैक्टली एक मंथ के बाद हो सकता है थोड़ा सा ये चेंज हो जाए, बट दिस इज हाउ वी आर थिंकिंग। एंड इफ यू लुक एट माय अप्रोच, जो मैंने कुछ फंड्स जो मैं ऑलरेडी मैनेज कर रही हूँ काफी सालों से, एक चीज है जो बहुत हेल्प किया है मुझे इन जनरेटिंग अल्फा is that I have always been very bottom up. मैं सेक्टर कॉल्स नहीं लेती हूँ। बेसिकली मेरा अप्रोच ये होता है कि कैसे उन कंपनियों को ढूंढा जाए जहाँ पे आज वैल्यूएशन किसी वजह से थोड़ी दबी हुई है और ग्रोथ कुछ रीजन से नहीं आ रही थी, बट अब उसमें थोड़ी सी चेंजेस हो रहे हैं, किसी पॉजिटिव रीजन से चेंज हो रहा है, और अब ये दोनों ही चीजें बदलने वाली हैं। एंड वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के जब हम नजदीक होते हैं अगर हमने उसमें तभी इन्वेस्ट करते हैं हम, तो उसमें जो आने वाले 3-4 साल में, तो उसमें एक बहुत बड़ा हमें बेनिफिट मिलता है इन टर्म्स ऑफ अल्फा जनरेशन। तो वही मेरा अप्रोच होता है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द फंड मेरा ऐसे स्टॉक्स में हो जहाँ पे मुझे ऐसे कुछ इन्फ्लेक्शन पॉइंट के नजदीक वाले अगर मैं स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ, देन मैं उनको वेटेज भी वैसे दे देती हूँ कि एटलीस्ट देन 50% मेरा वेटेज उन स्टॉक्स में हो जाए। एंड अगर उसमें 10 में से मेरे 8 नाम भी दे अनफोल्ड द वे आई वांट देम टू, देन क्लियरली वो एक बहुत बड़ा अल्फा अपॉर्चुनिटी हो जाता है मेरे फंड के लिए। सो वही अप्रोच मेरा हमेशा से रहा है इन अक्रॉस द फंड्स व्हिच आई मैनेज, एंड सेम अप्रोच आई हैव इट फॉर दिस फंड एज वेल. So that is how I think we will be able to do a decent job and meaningfully different from what the peer set is doing. So that's my bit on क्या मैं सोच रही हूँ और कैसे मेरा thought process है और कैसे ये फंड दिखेगा in terms of stocks and large cap, mid cap, etc. Any questions आप लोगों के होंगे, I'll be more than happy to answer. Hello, am I audible? Yes, yes, you are audible. Just one question. आप अभी मार्केट को कैसे देख रहे हैं? Well, for the current situation and for the current situation and how मतलब कितना भी नीचे जा सकता है और क्या मतलब on that basis? सो जनरली हम बहुत नियर टर्म व्यू नहीं लेते हैं, बट जैसे कि मैंने समझाया कि ये क्वार्टर हमारा वीक है और इसके बाद का क्वार्टर भी बहुत एक्साइटिंग नहीं रहेगा हमारे हिसाब से। तो वी आर थिंकिंग दैट मार्केट्स कैन टाइम करेक्ट फॉर सम टाइम, और अगर मार्केट 6 महीने इसी लेवल पे रहता है तो हमारे वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव लगने लग जाएंगे, एंड विच इज व्हाट वी आर थिंकिंग दैट ये सिनेरियो पैन आउट होने के चांसेस ज्यादा हैं।
हेलो मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है. Yeah, go ahead. Yeah, now, like, if you say today is the US election day, so how will that impact our Indian economy? So I think that look, event based पे nobody knows कि outcome क्या होगा. But जितने comments आ रहे हैं, at least it looks like that if Trump wins, and it will be little better off for India versus Kamala Harris winning. So Yeah, yesterday we saw the voting, like Harris was like no winning, so market fall down, and today like no, if I see the voting, which Trump का थोड़ा सा view ज़्यादा आ रहा था, तो market increased today. So that's what I'm saying, that these are events ना मुझे पता है ना आपको पता है कि कौन आएगा. But what I'm saying is that at least going by the comments, if Trump is able to win, then at least emerging markets के लिए वो better होगा versus if Kamala Harris wins. But let's see how it happens and what actually comes to the fore. Okay. Hi, ma'am. Actually, I have a question. Sure. Like this, because of China economy stimulus, like almost like approximately 1 lakh crore CR investment FIs have sold in last month. So will that be this situation in this month? Like, can we see the same thing in near future term as well? So look, there are two aspects that were at play here. एक तो कि इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन जैसे मैंने बताया 1 महीने पहले ऑलमोस्ट 23 टाइम्स था, और उसी के सामने चाइना मार्केट वैल्यूएशन वाज सेट 10 टाइम्स. ओके, एंड चाइना पूरे एक साल से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स के पी रेशियो पे ही ट्रेड कर रहा था. सो वैल्यू बहुत था, सस्ता बहुत था, राइट. एंड जैसे ही स्टिमुलस अनाउंस हुआ, ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा इनफ्लो हुआ उनके मार्केट में, बिकॉज सबको लगा कि ये बहुत सस्ता मार्केट है. नेचुरली अगर मैं ग्लोबल फंड मैनेजर हूँ और मुझे भी कोई बहुत सस्ता मार्केट लगता है और मुझे लगता है कि यहाँ पे अब चेंज हो रहा है कुछ पॉजिटिव, तो एनीबडी विल ऑब्वियसली ट्राई टू इन्वेस्ट, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड. बट आफ्टर द 30% रैली वहां से भी पैसा एक्चुअली निकल गया है. इट्स नॉट दैट मनी इज स्टिल सिटिंग देयर. तो वहां पे वो इमीडिएट जो 30% रैली हुआ उसके बाद पैसा एक्चुअली वापस निकल भी गया है. इंडिया में नहीं आया है, बट दैट पैसा चाइना से भी निकल ही गया है. So it was more of a tactical call which happened. That is one. Second is, if you look at India market में आज FI का holding, which is right now at 15%. ये पर actually 3 साल पहले 22-23% था FI holding in Indian markets. So they have been consistently selling time and again. बीच में कुछ थोड़ा positive दिखता है, but पिछले 4 सालों में majority outflow FI का हुआ है Indian market से. एंड मेरा ये मानना है कि जब तक वहां यूएस के इंटरेस्ट रेट्स 2.5% के नीचे नहीं आ जाते हैं, यहाँ पैसा आना डिफिकल्ट है. वो चैलेंज रहेगा हमारे लिए. बट थैंक्स टू डोमेस्टिक फ्लोज, मार्केट्स आज एफआईआई की इतनी सेलिंग भी एब्जॉर्ब कर पा रही हैं, विच इज गुड थिंग इन माय सेंस. बट एफआईआई का वापस आने के लिए यू विल हैव टू वेट. आई डोंट थिंक वो बहुत जल्दी पैसा वापस आ रहा है इन माय सेंस. So can we expect like another year or two, it like will not be getting as much return as we earned in last 3-4 years? That is for sure. मतलब वो एफआई का पैसा आएगा तो भी आई डोंट थिंक जो रिटर्न्स हमने देखे हैं वो हमें बहुत जल्दी दिखेंगे, बिकॉज एफआई का पैसा भी स्टैगर्ड तरीके से आएगा. लुक, एफआई का पैसा जोर से आने के लिए इंडियन मार्केट को 16 टाइम के मल्टीपल पे होना पड़ेगा, जिसके लिए हमें यहाँ से बहुत मैसिवली करेक्शन देखेगा. वो हमें नहीं दिख रहा है. तो एफआई का पैसा भी बहुत ग्रेजुअल बेसिस पे आएगा. सो मार्केट्स विल नॉट गिव यू द काइंड ऑफ रिटर्न्स व्हिच वी हैव सीन इन द लास्ट 3 years. दैट्स फॉर श्योर. वो नहीं होगा. I think we will all have to tone down our expectations कि returns क्या बनेंगे equity market में. It will still be one of the best asset classes, but not what we have seen in the last 3 years. Okay. And what do you think about gold? Like this rally will still continue, or? I'm not a commodity expert, but going by pure, logical view and the economist that I am in terms of what I've done, clearly gold does tend to do well in the scenario that we are in the world today. In terms of war, ek taraf ho raha hai, in terms of where the debt is, in terms of US and the currency dwindling, in terms of its relevance for the world. All of that points out to that gold should ideally do well. But again, I said I'm not a commodity expert, so yeah. Okay. Cool. Thank you. Hi, ma'am. I have two questions. Sure. What
what is the impact of the changes which are happening in Japan? This is one of the topic which is less understood so far by us and our customers. Second, in 3 to 6 months, as you are saying, in case and when this uprise starts coming up again, which are the sectors or segments where you see the price coming up faster than other sectors? So I'll take the second one first. As I already said, private banks, power, and rural consumption is what we like. And that's where we think for the next 3 years, one should start parking. To your second question on Japan, in my limited understanding, whatever I know, I share. So, in a world where US was raising interest rates very, very materially, we had Japan, which was actually on the other side of the world, where interest rates were still at 0.25% going to half, etc. And what that led to was that a lot of money has come into the emerging markets. In fact, we also have in our offshore fund received almost $1 billion just inflow over the last 1 year. And Indian market में भी बहुत पैसा आया है overall. So whatever is happening in the Japan in terms of interest rate, etc., I think अगर वहाँ पे भी interest rate बढ़ना शुरू हुए तो FI selling pressure can aggravate for the time being. And that cannot be a good news for Indian market for sure, because और थोड़ा pressure near term में दिख सकता है. However, वहाँ के सेंट्रल बैंक ने बोल दिया है कि वो इतना अग्रेसिवली नहीं इंक्रीज करेंगे, बिकॉज बीच में जब उन्होंने बढ़ाया था तो बहुत सारे कैरी ट्रेड के आर्टिकल्स आई एम श्योर आप लोगों ने भी पढ़े होंगे, तो वो इम्पैक्ट आ सकता था, बट ऐसा लग रहा है कि अभी इमीडिएटली नहीं आएगा वो इम्पैक्ट. ओके, थैंक यू. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 3 to 6 मंथ के लिए हम हमारा पैसा होल्ड करें और फिर बाद में इन्वेस्ट करें? व्हाट डू यू थिंक? I could not hear you, but are you saying कि 3 to 6 months hold पे रखें is what were you saying? Yeah. No, After so that I we would will say that if you have 100 rupees, you can invest 40 rupees right now and then staggered way में आप बाकी का कर दीजिए. I'll take opportunity to ask one more question, ma'am. Sure. In these kind of times when there's a large correction happening in the market, generally people come and ask, how do we minimize the impact of such correction on our portfolio? Basically, they are asking, how do we hedge our portfolio, which comprise of mutual funds and equity both? So, any suggestions on this question, ma'am? Yeah, so generally we always say that you should have a BAF or a MAF kind of fund in the portfolio to kind of help you navigate through such times. And for a investor where the risk aversion is very high, then a good allocation has to go to BAF and MAF, because उस fund में आपका equity exposure अपने आप कम या ज़्यादा हो जाएगा depending on where the markets are. तो वो एक अच्छा risk aversion tool हो जाता है for investors. So we always ask investors to have a decent allocation in BAF and MAF, especially जो risk aversion है customers. Sure. And what about the equity holding? Well, I think I'm not an expert on equity advisor, but you can. I think that it's better to ask an equity advisor. We can talk about mutual funds. Yeah, because the customers are common, so the question keeps coming up. Sure, thank you. No, see, but because I can tell you that the kind of bandwidth we have at our end for equity research is very immense and deep. I'm not sure at an individual level, आपके पास कितना मतलब you will have that much deep analysis tools and help and approach to the management, etc. So it's very difficult for me to comment. I don't know what to say. Okay, thank you. Sure, I think it was great interacting with the entire team. Thank you so much. If you have any more questions or clarifications, please reach out to my team here in Pune and they should be able to guide you well. Thank you so much. Deep, anything from your end? Thank you so much, madam, for this wonderful session. On the behalf of Imperial Money Private Limited and everyone present here today, I would like to take this moment to extend my heartfelt thanks to all those who have contributed to this session. First and foremost, I express my sincere gratitude to Ms. Meeta Shetty ma'am for taking time out of her busy schedule to join us. Your presence has truly enhanced the significance of this session.
Thank you for your inspiring words and invaluable insight. Thank you, madam. Thank you for the kind words. Thanks.